हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और भैया कल थोड़ी क्लास नहीं हो पाई थी, सॉरी उसके लिए। और आज क्लास होगी, ठीक है, अच्छे तरीके से होगी। अब देखो आज के टॉपिक्स देख लो। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं भूगर्भिक इतिहास, ठीक है। हम लोग ये पृथ्वी की इतिहास कब है, बहुत पुरानी। आप लोग बिग बैंग थ्योरी याद करिए, वो लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, ठीक। तो इतनी पुरानी घटना से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिग बैंग से, और धीरे धीरे सुपरनोवा और आगे चलते चलते कैसे पृथ्वी समुद्रों का विकास होता है, कैसे समुद्र में जीवन आता है, फिर धीरे धीरे पृथ्वी पे जीवन, स्थल पे जीवन कैसे आता है, उड़ने वाले जानवरों का विकास कब होता है, धीरे धीरे देखेंगे जुरासिक ड्यूरेशन आता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग वर्तमान युग देखना स्टार्ट करेंगे, जो अधुनातन काल है उस ड्यूरेशन तक आ जाएंगे। तो अराउंड 20 to 30 मिनट यहाँ पे लगेगा। सबसे बड़ी बात है आपको मजा आएगा, ठीक है। 20 to 30 मिनट, ये पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, पर एक बार थोड़ा सा 20 मिनट में एक बार पृथ्वी समझ लेंगे, ठीक। तो पेपर के अकॉर्डिंग समझेंगे, और पेपर में आज के जो टॉपिक्स है ना, उनमें सर्वाधिक क्वेश्चन जो आए हैं वो यहीं से आए। थर्ड नंबर जो हमारा टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं, चूंकि रॉक्स का जो संबंध है वो कहीं वॉल्केनो से संबंध है। देखो रॉक्स हमको पता है, हम लोग जो देखने वाले हैं वो 3 टाइप के रॉक्स हैं। वो है आग्नेय सेल, आपका आग्नेय सेल है, दूसरा आपका औषधि है, और तीसरा इन्हीं से निर्मित होता है, उसका नाम है रूपांतरित, या इसी को हिंदी में कायांतरित भी करते हैं, रूपांतरित। इसकी इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ओके। आग्नेय सेल को हम लोग कहते हैं, ध्यान देना, इग्नियस रॉक, ओके। आग्नेय सेल को हम कहते हैं इग्नियस रॉक। दूसरा जो औषधि उसको सेडिमेंट्री कहते हैं, ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तीसरा जो आपका रूपांतरिक है, नाम से इसको पता चल जाएगा, मेटामॉर्फिक, ठीक है, कि भैया ये कन्वर्ट हो रहा है, बनता है, ठीक। तो ये आपके हो गए 3 टाइप्स के रॉक्स हैं जिनके बारे में हम लोग एग्जांपल के साथ बढ़िया से देखेंगे, ओके। जो हमारा तीसरा टॉपिक है, चूंकि रॉक्स में जो आप आग्नेय चट्टान देखते हो, भाई आग्नेय चट्टान का उद्भव किससे होता है, लावा और मैग्मा से। तो जाहिर सी बात है आग्नेय चट्टानों यानी हम लोग देखेंगे तो हमको एक बार ज्वालामुखी भी यहीं पे देख लेना होगा। ज्वालामुखी, अब देखो ज्वालामुखी क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली यूपीपीसीएस नहीं जाती है, सामान्य ज्योग्राफी की जो घटनाएं हैं उनको जानने की आपसे कोशिश करती है। जैसे ज्वालामुखी में आप उठा के देख जाओ, क्या पूछिए कि या तो किसी ज्वालामुखी का नाम लिख दिए, बोली कि भैया कि इस ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है, या ज्वालामुखी की कोई विशेषता हो, जैसे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, तो उसकी खास कोई विशेषता रखती हो तो उन विशेषता के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेती है। और नेचर मतलब कि वो ज्वालामुखी क्या एक्टिव ज्वालामुखी है यानी सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है। प्रक्षुब्ध का मतलब होता है, शुब्ध का मतलब थोड़ा सा शांत या सोने से ले लो, प्रक्षुब्ध मतलब उसमें कभी कभी उद्गार होता हो, उद्गार होने की संभावना है व्याप्त हो, एक लंबा समय हो गया अभी नहीं उद्गार हुआ है। तीसरा आपका होता है मृत ज्वालामुखी, जिसमें अब उद्गार नहीं हो रहा है लंबे समय से, बहुत लंबा समय हो गया, अब ये शांत पड़ी है, चांस है कि निकट भविष्य में भी उद्गार ना हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि मृत ज्वालामुखी में उद्गार नहीं हो सकता है, ओके। तो ज्वालामुखी देखेंगे, क्योंकि ज्वालामुखी से ही संबंध आपका किससे, भूकंप से भी है, ठीक, भूकंप से भी है। हाँ, ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं आपको नॉर्मली एक साथ देखने को मिलती है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे भूकंप आपको देखने को मिलेगा लेकिन ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न होता है कि हो सकता है कि जो प्लेट्स हो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो, ठीक है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी का उद्गार क्या है, सेलों को तोड़ के ज्वालामुखी का उद्गार बाहर नहीं आ पाता है, तो आपको ज्वालामुखी घटना नहीं देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा एक हिमालय है, ओके। तो इन एरियाज को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो पहले 3-4 मिनट में हमने इंट्रो देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो हमें देखना और समझना है, ठीक है। देखो भूगर्भिक इतिहास का जो चार्ट है, ये चार्ट आप देखोगे विभिन्न हिस्सों में इसकी विभाजन का, ये चार्ट एक्चुअली तैयार करने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो कॉम्टे दी बफन की भूमिका है, ठीक है। तो ये आपकी पेटी में क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। भूगर्भिक इतिहास जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसके विषय में जो सर्वाधिक बेहतरीन सिद्धांत जिन्होंने दिया या जिन्होंने बेहतरीन स्टडी की वो आपके थे कॉन्टे द बफन साहब, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्टे द बफन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग कॉम्टे द बफन, ओके, कॉन्टे द बफन। तो ये दिमाग में रखना, इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका हो गया, देख लीजिए, ठीक है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री से।
ओके, जियोलॉजिकल हिस्ट्री से इनका संबंध हो गया। अब आते हैं, देखो जब आप इस चार्ट के सबसे निचले हिस्से पे जाओगे, नीचे मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, बिग बैंग। बिग बैंग हमने पढ़ लिया, सुपरनोवा आपने आपको पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हमको पता है तारों की उत्पत्ति होती है। और ये क्या है, ये अरबों वर्ष पुरानी घटना है, भाई ब्रह्मांड का और सूर्य की उत्पत्ति हो रही है, ये चीज़ तुमने समझ लिया है। ओके, अब कह रहा है कि इतनी बड़ी युग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसको देना कल्पों में देखोगे तो पूरे पृथ्वी को 4 कल्पों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, जब हम लोग इसके ऊपर आना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे लिखा है आपका महाकल्प में, एरा वाले में, कि कब से नवजीवन स्टार्ट होता है, मध्यजीवी की बातें, पुराजीवी की बातें। खैर हम लोग जो कोर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हम वहाँ पे फोकस करेंगे। तो आप लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, कब, जब पेंजिया और पेंथालासा वाला घटना पढ़ते हो, समझे, तो वो कौन सा ड्यूरेशन है आप पढ़ोगे, तो वो कार्बोनिफेरस युग का ड्यूरेशन है। आई बात समझ में। जब हम लोग कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन पढ़ते हैं तो कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन में क्या पढ़ते हैं कि भैया पहले महाद्वीप क्या था, जब हम लोग विवर्तनिक क्रिया पढ़ते हैं, ठीक, तो विवर्तनिक क्रियाएं कब देखने को मिलती है, यानी हमको होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट्स हैं, ठीक, वो कहते हैं वो मूव करती रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पहले सारी क्या थी, सारी प्लेट्स एक पास थी, सारी प्लेट्स पहले क्या थी, एक पास थी, और सारे महासागर क्या हैं, इसके चारों तरफ फैले हुए थे। बीच में क्या था, जो महाद्वीप था, जो महासागर थे उसको क्या कहते हैं, तो महासागरों को हम लोग कहते हैं, जो स्थल पिंड थे उसको पेंजिया कहते थे, महासागरों को हम लोग पेंथालासा के नाम से जानते थे, ठीक है, महासागरों को हम लोग पेंथालासा के नाम से जानते थे। अब होता क्या है कि भाई उसकी आगे की पूरी घटना आपको पता है, लेकिन ये घटना होती किस ड्यूरेशन में, कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन में। तो कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन के बारे में आप नाम ऑलरेडी सुने हैं, तो पेपर में एक तो क्वेश्चन, मैं सारा संभावित चीजें बताते चल रहा हूँ आपको, कहाँ से बना जा सकता है कि भाई कि इसको अरेंज करने में, कालानुक्रम को अरेंज करने में सकता है कि भैया आप कैम्ब्रियन को, ठीक है, आर्डोविशियन को, सिल्यूरियन को, ठीक है, डिवोनियन को, ठीक है, इन और कार्बोनिफेरस को अरेंज करो। तो सबसे ओल्डेस्ट ड्यूरेशन कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट ड्यूरेशन आपका हो गया कैम्ब्रियन। सबसे ओल्डेस्ट ड्यूरेशन आपका कौन सा हो गया, कैम्ब्रियन, यानी ड्यूरेशन मतलब पीरियड, कल्प। तो सबसे ओल्ड कल्प इनमें से क्या हो जाएगा आपकी कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन से ऊपर जाओगे तो आर्डोविशियन, आर्डोविशियन से ऊपर जाओगे तो सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियम। हम क्या है कि चूंकि कार्बोनिफेरस उस ड्यूरेशन में सुन लेते हैं अच्छा खासा, तो हमारे दिमाग में कार्बोनिफेरस थोड़ा सा ओल्डेस्ट रहता है, नया रहता है, ठीक है, सॉरी पुराना रहता है। तो हम कालानुक्रम के समय क्या करते हैं, कार्बोनिफेरस को पहले रख देते हैं। ये गलती होती है, इसलिए मैंने कार्बोनिफेरस वाले टर्म्स को पहले रख के समझा दिया। पीवाईक्यूज में क्वेश्चन बन के आए, इसके लिए इसको समझाना जरूरी था, ठीक है। अब वो कैम्ब्रियन ड्यूरेशन आता है, तो अब तक समझो होता क्या ना कि कैम्ब्रियन के पहले क्या क्या हो गया है कि भैया आपकी महासागरों का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण ये स्टार्ट हो गया है, एक कोष की जीवों का निर्माण हो गया है, ठीक है, जो नीलहरित शैवाल वगैरह है इनका उद्भव हो चुका है। इसके पहले की कुछ कुछ घटनाएं ये हो चुकी हैं। अब वो कैम्ब्रियन ड्यूरेशन में क्या होता है, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का उद्भव स्टार्ट होता है, सोचो, ठीक है। इसके पास से आगे चलोगे धीरे 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 क्या होगा कि आपको हड्डी वाले जीवों का विकास होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन पहली बार जो जीवन की प्राप्ति होती है वो कहाँ होगी, वो स्थल पर कोई जीवन नहीं था, पहली बार जीवन आपको कहाँ देखने को मिलता है, जल में देखने को मिलता है। और ये घटना आपको कब की है, ये घटना आपकी कैम्ब्रियन ड्यूरेशन की है, कैम्ब्रियन ड्यूरेशन की आपकी घटना है कि पहली बार जल में जीवन का विकास दिखता है, बिना रीढ़ वाले जीव का जन्म होता है जल में। अब इसके बाद से देखोगे अगली आपकी जो ड्यूरेशन आती है आपकी ऑर्डोविशियन, मछली की प्रजाति की पहला उद्भव आपको ऑर्डोविशियन ड्यूरेशन का होता है। हालांकि फिश एज के नाम से हम लोग इस ड्यूरेशन को ना जान के हम लोग डिवोनियन ड्यूरेशन को हम लोग फिश एज के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, हम लोग ये जो आपका डिवोनियन ड्यूरेशन है, डिवोनियन पीरियड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग फिश एज के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी मछलियों का क्या होगा, ज्यादा उद्भव एवं विकास हो गया होगा, इसके लिए इस ड्यूरेशन को हम लोग फिश एज के नाम जानते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं, आप यहाँ पे जुरासिक ड्यूरेशन देख रहे हो, तो जुरासिक पार्क से आपको दिमाग में क्या आएगा कि भाई कि ये क्या है, ये ड्यूरेशन है डायनासोरों का ड्यूरेशन है, यानी यहाँ पे डायनासोर पाए जाते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, डायनासोर का प्रारंभ आपको ट्रियासिक पीरियड में ही देखने को मिलेगा। डायनासोर का उद्भव आपको, अगर हम लोग प्रारंभ बोलें कि भाई डायनासोर का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है, तो मिलना स्टार्ट होते हैं आपको ट्रियासिक ड्यूरेशन में। लेकिन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, जुरासिक, सर्वाधिक आपको जुरासिक ड्यूरेशन में मिलेंगे, ठीक है। क्रिटेशियस में ये खत्म हो जाते हैं, इनकी समाप्ति हो जाती है। तो आप समझ गए, तो मछली अगर ये बोले कि भाई कि पहली मछली कहाँ पाई गई, तो ओल्ड सबसे पुरानी होगी वो तो आर्डोविशियन ड्यूरेशन में। पहली मछली कहाँ पाई गई, तो भैया वो आर्डोविशियन ड्यूरेशन में पाई गई है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फिश एज किसको कहते हैं, तो वो ड्यूनेशन, ठीक है, सॉरी डिवोनियन ड्यूरेशन को हम लोग फिश एज के नाम से जानते हैं। जो आपका ये सिल्यूरियन ड्यूरेशन है,
ये ड्यूरेशन में आपको कोरल रीफ, प्रवालों का उद्भव देखने को मिलता है। ठीक है, कोरल रीफ का जो उद्भव है वो आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। तो पेपर में अगर आपको ऐसे ऑर्डर दे दे कि भैया बिना रीढ़ वाले जंतु, या उससे भी ज़्यादा दे दे कि भैया नील हरित सवाल दे दे, बिना रीढ़ वाले जल के जीव दे दे, थर्ड ऑप्शन आपको कोरल रीफ दे दे, तो आपको अरेंज करने के लिए दे दे कि भैया कि इनको कालानुक्रम के हिसाब से अरेंज करो। तो हमने क्या बोला कि भाई कि नील हरित सवाल, अब तक आप देखोगे जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो नील हरित सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, और है एक सेकेंड, हाँ ठीक है, नील हरित सवाल आप क्या देखोगे कि भैया नील हरित सवाल ऑलरेडी आपके आ चुके हैं। ये थोड़ा सा पेज पेस्ट किया गया ना तो घटना चक्र से, तो ये थोड़ा सा इधर उधर घूम जा रहा है। ठीक, नील हरित सवाल क्या है, आप यहाँ पे देखो, नील हरित सवाल आपका प्राग जैविक ड्यूरेशन में या पूर्व कैम्ब्रियन ड्यूरेशन में ही आ चुके हैं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन ड्यूरेशन में ही आ चुके हैं। तो ऑर्डर में ये दिमाग में रखना कि भाई कि अगर आपको कहीं ऑर्डर में नील हरित सवाल देगा तो आप वो सबसे प्रारंभिक ड्यूरेशन में जाके रखना होगा उसको। ठीक है, यहां से तक लिए। अब यहां से हमारी अगली बारी आती है पेंजिया और पैंथालासा वाली घटना, जो कि हमको पता है कब होती है, कब होती है, तो ये होता है हमारा कार्बोनिफेरस पीरियड में, कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन में होती है। ठीक, अब यानी जब हम लोग कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यही से क्या होता है, पृथ्वी का अगर हम लोग बोलें कि पृथ्वी का जो निर्माण है, ठीक है, या वर्तमान जो स्ट्रक्चर है वो मिलना स्टार्ट कब होता है, वो मिलना स्टार्ट होता है कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि इसी में पेंजिया और पैंथालासा की विभाजन की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी क्या है, प्लेट्स के ऊपर है, तो प्लेटों में क्या होता है भाई, प्लेटें विवर्तनिक क्रिया करती है, यानी मूवमेंट करती हैं, गति करती रहती है। अब इसमें देखोगे आप लोग कि जो पेंजिया है, पेंजिया का विभाजन होगा, पेंजिया का विभाजन होगा तो विभाजन वाले एरिया हिस्से में क्या होगा, जैसे मान लो कि भाई पेंजिया है, विभाजन हुआ, तो पैंथालासा क्या है भाई, सागर है, पैंथालासा क्या है, सागर है। तो पैंथालासा के जो वाटर्स है, जो पानी है, जो जल है, वो क्या होगा कि पेंजिया के बीचों बीच आ जाएगा। धीरे धीरे जो इसका उत्तरी और दक्षिणी पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से क्रमशः जानते हैं, इसमें विभाजन होना स्टार्ट होगा। ठीक, और जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, गोंडवाना लैंड क्या है, इसकी जो प्लेट्स हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती रहती हैं। ठीक, मतलब मूव कर रही हैं। तो सीधी सी बात है कि जो वर्तमान स्ट्रक्चर है समय के साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कार्बोनिफेरस ड्यूरेशन जो है वो पेंजिया के विभाजन का ड्यूरेशन है, जिसको हम लोग ऑलरेडी इसके पहले पढ़ते हैं। अब आपसे यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, चूंकि यहीं पे आपका दो टर्म्स आ गया, वो आ गया आपका पेंजिया का विभाजन। ओके, पेंजिया का विभाजन, पेंजिया का विभाजन होगा तो भाई दो हिस्सों में इसका पहले क्या होता है, विभाजन होता है। तो जिन दो हिस्सों में पेंजिया का विभाजन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखो गोंडवाना लैंड में ही आपका भारत पड़ता है। ठीक है, जैसे साउदर्न जो अमेरिका वाला पोर्शन है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, जितना नॉर्दर्न वाला साउदर्न वाला आपको पार्ट दिखेगा वो सब इसी के लगभग इसे है। तो अफ्रीका, एफ अफ्रीका हुआ, ये भी आपका का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। आप मेडागास्कर देखोगे, आप इंडिया देखोगे, आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, आप ठीक है अंटार्कटिका देखोगे, ये सारे किसके हिस्से हैं, ये सारे आपके गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। इसके अलावा जो बचे हिस्से किसके हैं, आपके लॉरेशिया के हिस्से, जैसे आपका नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप, ठीक है, और एशिया, ये पार्ट आपके किसके हैं, तो ये आपके पार्ट है लॉरेशिया वाले बेल्ट के। ठीक है, लॉरेशिया वाले विभाजन के। ओके, हो गया। तो पेटी में हो सकता है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कंट्रीज है, कौन कौन से एरिया आते हैं, लॉरेशिया में कौन कौन से कंट्रीज और एरियाज आते हैं, हो सकता है ये आपसे क्वेश्चन बना के पूछ दे। तो ये भी चीज आपको जगह, और ये घटना हमको कब देखने को मिलती है, ये घटना हमको मिलती है देखने को कार्बोनिफेरस पीरियड में। अब इसके बाद से कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद से अगला पीरियड हमारा जो है वो है हमारा पर्मियम ड्यूरेशन। पर्मियम ड्यूरेशन, पर्मियम ड्यूरेशन की विशेषता ये है कि यहाँ पे रेंगने वाले जीवों का उद्भव स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस ड्यूरेशन में हम लोग अगर बोले पर्मियम ड्यूरेशन में, चूंकि हो क्या रहा है कि भैया लॉरेशिया, एशिया, इन सब का क्या है कि डेवलपमेंट हो जा रहा है, खासतौर पे मतलब लॉरेशिया जो ऊपर वाला बेल्ट है, यानी नॉर्दर्न जो डिवीजन था जिसको हम लॉरेशिया के नाम जानते हैं, वहां पे कुछ पर्वतों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ये घटना आपको देखने को मिल जाती है पर्मियम ड्यूरेशन में। अब हम लोग इसकी बात करेंगे ट्रियासिक ड्यूरेशन। ठीक है, इसके बाद से ट्रियासिक ड्यूरेशन आता है, इसमें मेढक और समुद्री जीवों का डेवलपमेंट होता है। जुरासिक ड्यूरेशन को हम लोग डायनासोर का ड्यूरेशन कहते हैं, और उसके बाद से आपका आता है क्रिटेशियस ड्यूरेशन, जिसमें डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। ठीक,
ये चार्ट आपके लिए ये वाला हिस्सा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ऐसे दिमाग में जुरासिक में क्या है कि डायनासोर का एक युग क्यों कहते हैं। अच्छा, एक बार एमपीपीएसएस ने क्वेश्चन पूछ लिया है कि डायनासोर का काल निम्नलिखित में से कितना वर्ष पुराना है, तो उसमें लिखा था 10 करोड़, 25 करोड़, 1 अरब, ऐसे लिखा हुआ था ऑप्शन। तो ध्यान देना उसमें, ठीक है, ये क्या है, लगभग 14.5 से, ठीक है, लगभग 21 करोड़ वर्ष का जो ड्यूरेशन है वो आपके डायनासोर का ड्यूरेशन है। ठीक, वो आपके डायनासोर का ड्यूरेशन है। तो हम लोग यही इंपॉर्टेंट मानेंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 15 से लेके 20 करोड़ वर्ष के बीच के लगभग का जो ड्यूरेशन है वो डायनासोर का ड्यूरेशन है। और पेपर में एक 15 करोड़ ऑप्शन में था, तो वो आपका ऑप्शन क्या होता, सही हो जाता। ठीक है, सही हो जाता। अब ध्यान देना, जो आपके नीचे ये ट्रियासिक ड्यूरेशन है, मैंने इसमें बोला कि भाई मेढक एवं समुद्री कछुओं का उद्भव हुआ, यानी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ट्रियासिक ड्यूरेशन में कि भैया यहाँ से मैमल्स कहीं ना कहीं, ठीक है, मैमल्स का आपको थोड़ा बड़ा उद्भव देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैमल्स का उद्भव, मैमल्स का संबंध आपके यहीं से है। मैमल्स को हम लोग कहते हैं स्तनधारी, स्तनधारी का उद्भव पूछे तो यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। प्रारंभिक मैंने आपसे बोला कि डायनासोर भी यहाँ से देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ट्रियासिक बाद से हमने जुरासिक देखा, जुरासिक को हमने बढ़िया तरीके से कर लिया। अच्छा, जुरासिक के कुछ एग्जाम्पल इंडिया में भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चार्ट थोड़ा सा जगह खाली है तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ, बाद में कहेंगे तो मिटा भी दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो जुरासिक के कुछ एग्जाम्पल आपको जुरासिक पीरियड के आपको इंडिया में मिलते हैं। तो हो सकता है कि जो इसके एग्जाम्पल आपकी इंडिया में है, भारत में है, उनके ऊपर क्वेश्चन बना दे और आपसे पूछ दे, तो हम लोग वो काम पहले कर लेते हैं। जैसे देखो, गुजरात में, आप इंडिया में जाओगे गुजरात, तो गुजरात में एक लोकेशन है जिसका नाम है राईयोली, राईयोली। ठीक है, और एमपी में जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे, तो मध्य प्रदेश में आपका 12 शिमला पहाड़ियां हैं, 12 शिमला पहाड़ियां हैं। इन जगहों से आप, ठीक है, ये 12 शिमला पहाड़ियां आपका नर्मदा वैली में पड़ता है, नर्मदा वैली यानी घाटी में पड़ता है। यहां से आपको जुरासिक पीरियड की देना है, जुरासिक काल की, जुरासिक काल की आपको घटना देखने को या एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। ओके, जुरासिक काल के एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से अवशेषों की प्राप्ति की गई है। तो एक तो आपसे बोलना आ सकता है कि पूरा हुआ था कि पुरातात्विक स्थल के ऊपर यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई राईयोली नामक जो स्थल है वो कहाँ पे, पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है। तो राईयोली वाला नामक जो पुरातात्विक स्थल है वो गुजरात में स्थित है। यहाँ से जुरासिक ड्यूरेशन की 12 शिमला नर्मदा वैली में है, ये आपकी एमपी में स्थित है। ओके, तो ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ऊपर वाली चीजें समझाने के लिए ये स्पेस हमको चाहिए होगा। ओके, यहां तक हो गया। अब हमारी बारी अगली देखेंगे। अगला आपका आता है जो तृतीय कल्प। ठीक है, 2 कल्प तो दिख गया। तृतीय कल्प में आपको देखो सारा यहां पे देखोगे, अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन, आदिनूतन, पुरानूतन। पूरा का मतलब पुराना, यानी नूतन वाले आपको कल को कालानुक्रम मिलते हैं, तो पूरा मतलब पुराना, तो ये सबसे पुराना यानी सबसे पहला होगा। अति नूतन मतलब अत्यधिक नया, तो ये सबसे नया वाले में होगा। ठीक है, तो यानी इसी को देखोगे। अब समझे ना इसकी क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाला आप जिसको देखना तो देखो। ठीक है, पैल्यूशीन, ठीक है, इयोशीन, ठीक है, ओलिगोसीन, मियोसीन। ठीक है, एक एग्जाम आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो पहले आप चाहो लिख दोगे। हिंदी वाले से फायदा ये है कि आप पूरा मतलब क्या होता है, पुराना होता है, तो ये अगर कालानुक्रम दे दिया तो सबसे पुराना होगा। और नूतन वाले में कह रहा है अति नूतन यानी अत्यधिक नूतन, तो इसको आप सबसे कालानुक्रम में आगे रख सकते हो। तो ये सबसे अच्छा आपका एग्जांपल है अगर अरेंज करने को दे दिया तो। ठीक है, आदि का भी मतलब प्राचीन से ही होता है, दिमाग रखना। आदि का भी मतलब क्या होता है, आदि मानव। ठीक है, प्राचीन मानव। तो आदि का मतलब भी क्या है, प्राचीन नहीं है। आदि को हम लोग क्या करेंगे, आगे कभी स्टार्ट में नहीं रखेंगे, ये दिमाग रखना। तो पूरा के बाद क्या हो गया, आदि नूतन हो गया। इसके से अधिनूतन, फिर अल्पनूतन, फिर अतिनूतन। ठीक, अब अधि और अति में फंसेंगे नहीं, ये दिमाग रखना। ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कालानुक्रम पे क्वेश्चन यूपीपीसीएससी ने नहीं दिया है, लेकिन इसके पहले आया हुआ है, तो अपने लोग मेंटली तैयार रहेंगे। ओके, मैं इसका अपना नोट्स तैयार किया हूं, आपको बता देता हूं। देखो, पुरानूतन के संदर्भ में तो वैसे तो कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। ठीक है, तो इसको अब केवल याद करने के मकसद से आदि नूतन में आपको क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। आदि नूतन पीरियड में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है। आदि नूतन पीरियड में आपको अटलांटिक, ओके, अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये अटलांटिक महासागर में ही आपका गिनी की खाड़ी है। तीसरा आपको हिमालय की जो रचना का प्रारंभ होता है, हिमालय की रचना,
वो आपकी हिमालय का फॉर्मेशन होता है, वो हिमालय की रचना वो इसी समय होता है, यानी आधि न्यूटन ड्यूरेशन से संबंधित है। ठीक है, आधि न्यूटन ड्यूरेशन से संबंधित है आपका। इसके बाद से अगला आपकी बारी किसका है, अधिन्यूतन का। जो आप आल्प्स पर्वत देखते हो ना, आल्प्स पर्वत का जो आपका डेवलपमेंट है, निर्माण है, वो आधि न्यूटन ड्यूरेशन में है। तो यहाँ पे अगर आपको पता चले कि ओल्डेस्ट कौन है, तो आपका हिमालय ओल्डेस्ट है, क्योंकि इसका निर्माण क्या हो रहा है, आधि न्यूटन ड्यूरेशन में हो जा रहा है, और आल्प्स का ड्यूरेशन निर्माण उसके बाद हो रहा है। तो आल्प्स और हिमालय में हिमालय सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, और आल्प्स नया है। अब इसके बाद से हम लोग जाएंगे, अगली बार ये आपकी अल्पनूतन की, और इसके बाद से अधिनूतन की। ओके, अब देखो अल्पनूतन वाले में लिखा हुआ है ये पहले से कि पौधे एवं वृक्ष का, खरगोश का, जो छोटे स्तनपायी हैं वो कह सकते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे मैमल्स हैं, उनका बेसिकली विकास इस ड्यूरेशन में होना स्टार्ट होता है। अतिन्यूटन ड्यूरेशन में जो आरंभिक मनुष्य के पूर्वज थे, जिनको हम लोग वनमानुष कहते हैं, उनका यानी आदि मानव या वनमानुष जो भी कहो, उनका उद्भव मानुस आपको अतिन्यूटन ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। ओके, अब यहां से आपका आता है अभिनव या अत्यंत नूतन ड्यूरेशन। अभिनव या अत्यंत ड्यूरेशन, तो जो अत्यंत नूतन ड्यूरेशन है, ठीक है, जो चौथा कल्प है, चतुर्थ कल्प है, तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको एक यहाँ पे क्या मिल रहा है, अत्यंत नूतन। अति नूतन के बाद से अत्यंत नूतन, ठीक है। अत्यंत नूतन में क्या है, ठीक है, प्लेस्टोसीन ड्यूरेशन में, अत्यंत नूतन में देखो, इस ड्यूरेशन में पृथ्वी एक हिम चादर के रूप में रहेगी। ओके, संपूर्ण पृथ्वी क्या रहेगी, एक हिम चादर के रूप में है, हिम चादर के रूप में। ओके, धीरे धीरे क्या होगा समय काल में, देखो ये ड्यूरेशन क्या है, 20 लाख वर्ष से लेके 10,000 वर्ष से, तो लाखों वर्ष पुरानी ये घटना है। धीरे 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 क्या होगा कि जो आपका वातावरण है वो थोड़ा वार्म होना, थोड़ा गर्म होना स्टार्ट करेगा। जब गर्म होगा तो यही हिम चादर क्या होंगे, आपके पिघलेंगे। जब यही हिम चादर आपके पिघलेंगे तो कई सारे सी का, ठीक है, जिसको बड़ी बड़ी जो लेक्स हैं हम लोग जानते हैं, उनका निर्माण होना इस ड्यूरेशन में स्टार्ट होगा। ओके, बहुत बड़े बड़े इसी ड्यूरेशन में आप देखोगे जो महान हिमालय का विकास है वो इसी समय होता है। ठीक, अब इसके अलावा क्या है, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स का निर्माण होना स्टार्ट होगा, बहुत बड़ी बड़ी आपकी रिवर्स का निर्माण होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यानी यहाँ से क्या है, जो आदि मानव है वो अब धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हम लोग कह सकते हैं स्टार्ट हो जाएगा। आप याद करो, जब इनका विकास होगा, जब ये पिघलेंगे तो पर्वत पठार जो स्थल है वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जीवन का विकास स्टार्ट होगा, समय के साथ खेती वगैरह स्टार्ट होगी। अब इसके बारे आपके 0 से 10,000 वर्ष के पूर्व में बीच में आपका आधुनिक मानव की घटना देखने को मिलती है, हम लोगों की घटना देखने को मिलती है। हालांकि इसी बीच में एक पीरियड आता है जिसको हम लोग लघु हिमकाल के नाम से भी जानते हैं, लघु हिमकाल के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये कहा जाता है कि ये जो लघु हिमकाल है इसका ड्यूरेशन आपकी 1300 से लेके 1817 के करीब में पड़ता है। हालांकि पेपर में जो देता है ना वो कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके भी देता है, तो खैर हम लोग ईयर दिमाग रखेंगे। 1300 ईस्वी से लेके 1817 ईस्वी के बीच का जो ड्यूरेशन है इसको हम लोग लघु हिमकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेपर में एक बार एक आयोग ने क्वेश्चन इसको दिया था कि निम्नलिखित में से लघु हिमकाल का संबंध किससे, ईयर ना देखिए पूछा था। अभिनव काल से संबंध है, अत्यंत नूतन अभिनव, ठीक है, अभिनव काल से संबंध है, ऐसे क्वेश्चन बना के दिया था। तो कुछ का मानना है कि इसका जो संबंध है अत्यंत नूतन काल, चूंकि 10,000 तक संबंध रखता है, तो ये कहना कि इसको अत्यंत नूतन अभिनव में शामिल कर देते हैं। मतलब अब अत्यंत नूतन का अंतिम ड्यूरेशन जहां से अभिनव, वो बाउंड्री जहां से अभिनव स्टार्ट होता है उस ड्यूरेशन से काउंट करते हैं। हालांकि जो मेजर फैक्ट है वो आपका 1300 टू 1817 अभिनव काल, ठीक है, युग में। तो थोड़ा हो सकता हो आपको अगर समझा पाने में सफल रहा हूं, क्योंकि 20-25 मिनट में 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, 24 मिनट तो मुझे इसे समझाने में लग गया। ठीक, केवल 24 मिनट इसे समझाने में लग गया। आप क्या करना ना, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके पास बुक्स होगी आप इसे जरूर देखना, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन लगा के आपको दिखा भी दूंगा। अब देखो, जैसे देखो मैं मेरे पास यहाँ पे घटना चक्र, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछ के आया है, लघु हिमकाल किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है, आप कर लोगे। ठीक है, यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, बताया हूं, आप लोग इसको कर लोगे। इसके बाद से यूपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल विखंड था, उसका नाम क्या था, पैंथालासा, पेंजिया, लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड। तो हमको पता यार कि पेंजिया का डिवीजन हुआ था, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, तो पेंजिया, ठीक है, आंसर होगा, बता चुका हूं आपको। इसके बाद से यूपीपीएससी ने
इसके संदर्भ में अगला क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो हाँ, एक ये क्वेश्चन पूछा कि भाई कि पहले क्या आया, पहला सरीसृप, कीट, कवच वाले जीव, पहला स्तनधारी, इनको अरेंज करने के लिए आया था। ये भी समझा चुका हूं, तो आप इजीली इसको भी अरेंज कर लोगे, वहां भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब क्वेश्चंस आए थे। तो जैसे अगले टॉपिक्स पे आ जाते हैं, बेटर होगा हमारे लिए कि ठीक है, आराम से लग जाएंगे क्वेश्चन। पहला टॉपिक खत्म हो गया हमारा, पहला टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हमारा सेकंड आता है रॉक्स, सेकंड आता है हमारा रॉक्स। आइए देखते हैं। ओके चलिए भैया ये करते हैं। अब देखो रॉक्स में जो हमको देखना है आग्नेय, ये सब अभी मैं पीवाईक्यूज पलटा तो यहाँ से टॉपिक आपकी इस पीवाईक्यू के बुक में नहीं दिए गए हैं। हो सकता हो कि इस पे क्वेश्चन बन के नहीं आए थे, इसलिए नहीं दिए हैं। खैर हमारा काम है इसको कर लेना, क्योंकि रिस्क ले लेंगे, आ सकते हैं क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन आ सकते हैं तो हमको रिस्क लेने का कोई काम ही नहीं है भैया, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा हमको अपना नोट्स थोड़ा सा ओपन कर लेने दीजिए, मतलब बेटर रहेगा, बढ़िया से समझा पाना, ठीक है। रॉक्स आपको कहाँ मिलेगी? तो भैया रॉक्स का उद्भव पृथ्वी की जो भूपर्पटी वाला, जो क्रस्ट वाला आपको बेल्ट देखने को मिलता है ना, तो भूपर्पटी में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको भूपर्पटी में आपको रॉक्स देखने को मिलते हैं। भूपर्पटी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ओके, क्रस्ट बोलते हैं। अब आप बोलते हैं सर क्रस्ट, थोड़ा सा क्रस्ट को समझा दो, तो ठीक है, थोड़ा क्रस्ट समझ लेते हैं। क्वेश्चन आ भी सकते हैं तो बिल्कुल समझ लेते हैं। तो क्रस्ट का जो विकास है वो महासागर और महाद्वीपों पे अलग अलग होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी को इस हिसाब से डिवाइड करते हैं ना, सियाल, सीमा, निफे पढ़ते हैं, ठीक। तो जो ऊपरी हिस्सा, बहुत ऊपरी हिस्सा जो पतला सा होता है, वो क्रस्ट वाला आपका हिस्सा होता है, भूपर्पटी वाला हिस्सा होता है। ओके, अभी इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका अपने को काम नहीं है। तो महाद्वीपों में जो होता है इसका विस्तार, थोड़ी गहराई ज़्यादा होती है। महासागरों में क्रस्ट का विकास थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यानी आप देखोगे क्रस्ट का विकास 5 किलोमीटर टू, अगर इसकी मोटाई की बात करें, 5 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है, 30 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। जाहिर सी बात है महासागर थोड़े गहरे होते हैं, तो महासागरों में ही इसकी मोटाई कम होगी। तो अगर कम वाली जो मोटाई होती है, इसका संबंध किससे है? महासागरों से है। और सर्वाधिक जो मोटाई इसकी पाई जाती होगी, तो जाहिर बात है वो महाद्वीपों वाले बेल्ट में पाई जाती होगी। ओके, महाद्वीपों में पाई जाती है। ये तो बहुत कॉमन सी बात थी, ये इजीली समझ में आएगा। देखो भूपर्पटी को हम लोग आपके सियाल के नाम से भी जानते हैं, SIAL, ठीक है, सियाल। SI से आपका होता है सिलिका, जानना SI से क्या होता है? SI से आपका होता है सिलिका, ओके, सिलिका। और AL से आपका होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ओके, AL से एल्यूमिनियम। यानी भूपर्पटी में आपके सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है, जिसके कारण इसको हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं, सियाल के नाम। जैसे इसी तरह से मेंटल को आपको हम लोग सीमा कहते हैं, ठीक है। SI से क्या हो गया? सिलिका हो गया। और MA से आप बता दो भैया कि MA मतलब क्या होता है, ठीक है, MA मतलब, ठीक है, ठीक। ये आप तो इसी तरीके से कोर वाले बेल्ट को निफे कहते हैं, NI से निकिल, ठीक है, FE से लो, आयरन का संबंध Fe से होता है, ठीक है। MA आप खुद बता दो भैया, मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम होता है, क्या होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। MA से क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो सियाल, सीमा, निफे, कल को यही आपको मैच करता है। तो सियाल का मतलब हो गया आपकी भूपर्पटी से, ठीक है। फिर आपकी मेंटल की बात आती है, फिर आपकी कोर की बात आती है। मेंटल को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, मेंटल को हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं, सीमा के नाम से। और कोर को हम लोग निफे के नाम से जानते हैं, निफे। ओके, तो ये हो गया हमारा सियाल, सीमा, निफे। कल को मैच करा दे। हालांकि हमारा सियाल, सीमा, निफे तो हमारा टॉपिक नहीं था। हमारा टॉपिक क्या है? तो वो है रॉक्स। तो रॉक्स को समझेंगे। देखो रॉक्स को समझना, ये 3 पार्ट्स में होती हैं, ठीक है। आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टानें क्या होगा? समय के साथ आग्नेय चट्टानों पे ही ताप और दाब, अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या होता है? आग्नेय चट्टानों का विभाजन होगा, वो औषधि में कन्वर्ट होंगी। फिर यही ताप और दबाव की ही प्रक्रिया के तहत ये रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाती हैं। आग्नेय चट्टानें भी रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसी के लिए रूपांतरित चट्टानों के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि इसका, इस सेल का किस में रूपांतरण हो रहा है, इस सेल का किस में रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। तो
एक एक चीज़ समझिए पहले, छोटा छोटा ही समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट समझते हैं। आग्नेय चट्टान सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा। सेकंड हमारा टॉपिक क्या है आपका इसमें, सेडिमेंट्री यानी औसादी। औसाद से ही समझ आएगा कि औसादों का जमाव हो रहा होगा, ठीक है। औसादों का जमाव क्या होगा, अपक्षय और अपरदन की घटनाओं के कारण जब इसका टूट होगा आग्नेय चट्टानों का। तो अवसादी चट्टानें, इंग्लिश पहले बता चुका हूँ, सेडिमेंट्री। और तीसरा आपका होता है कायांतरित चट्टानें। मुझे लग रहा है कि आज 45 मिनट भैया जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। कायांतरित चट्टानें, ओके। आग्नेय चट्टानें, औसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, इनको देखते हैं। क्योंकि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनको हम लोग प्राथमिक चट्टानों के नाम से भी जानते हैं। पहली बार, अच्छा इसको प्राथमिक चट्टानों के नाम से क्यों जानते हैं आपको बता दें। देखो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, वो मैग्मा, इस आग्नेय चट्टानों का संबंध जो है, इनका संबंध आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। इनका संबंध किससे है, तो भैया ज्वालामुखी प्रक्रिया से इनका संबंध है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से इनका संबंध होता है, ओके। औसादी चट्टानों का संबंध किससे है, सेडिमेंट्री रॉक्स का, तो हमको होता है अनाच्छादन से इनका संबंध होता है। इसका संबंध किससे है, अनाच्छादन से, अपक्षय और अपरदन की घटनाओं के कारण जो जमा होता है, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या है, अत्यधिक ताप और दाब के कारण इन्हीं में जब टकराहट मतलब टूट होती है तो वो आपका बेसिकली कन्वर्ट होती है किसमें, कायांतरित चट्टानों में, ठीक। अच्छा आप बताओ, जब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका जन्म हो रहा है, यानी मैग्मा और लावा इसके पीछे रीज़न है, मैग्मा और या लावा का जमाव जब इसके पीछे कारण, चाहिए तो मैग्मा अंदर रहती है या लावा अंदर रहती है, मतलब ज्वालामुखी उद्गार से जो ठीक है जो लिक्विड होता है वो जो बाहर आता है उसको मैग्मा कहते हैं या लावा कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ कमेंट करो, बढ़िया। अच्छा एक चीज़ अगर आपसे ये पूछ दे कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, चट्टानों के अध्ययन को ना पेट्रोलॉजी कहते हैं, PETROLOGY, ओके, पेट्रोलॉजी कहते हैं उसको। तो ये पीटी में अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो इसको भी आप लोग कर लेना, ध्यान देना। आप लोग आग्नेय चट्टान देखते हैं तो देखा होता क्या ना कि भाई कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है कि अगर ठीक लावा बाहर निकल जाता है, पृथ्वी को तोड़ के अगर लावा बाहर निकल, क्योंकि लावा बाहर निकल जाएगा, ये आउटसाइडर बाहर निकल जाएगा और ये इनसाइडर अंदर ही रह जाती है, ठीक है, मतलब तोड़ के बाहर नहीं निकल पाती है। तो जो आंतरिक आग्नेय सेलें, ध्यान देना, आंतरिक आग्नेय सेलें या चट्टानों का निर्माण होता है, उसके निर्माण के पीछे का कारण क्या होगा, मैग्मा कारण होगा। और जो बाहर आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं उनके निर्माण का कारण क्या होगा, उनके निर्माण का कारण आपका लावा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर निकल जा रही है। अच्छा ये बताओ कि इसमें क्या जीवाश्म पाई जाएगी, तो भैया सोचो कि ये परतदार चट्टान नहीं है, ये ऐसा नहीं रहा कि समय के साथ इसका जमा हो रहा है। भैया हो क्या रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ और बाहर आया लावा, ठीक है, लावा बाहर आया और इसका जमा हो गया। अंदर अगर है मैग्मा अंदर है तो जमा हो गया, जमा होने से क्या हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो जाहिर सी बात है इसमें आपको जीवाश्म तो कोई चांस ही नहीं देखने को मिले। तो यही कारण है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, यहाँ पे कोई फॉसिल्स आपको नहीं मिलेंगे, जीवाश्म का अभाव देखने मिलेगा, ओके। बाकी जब तापमान और दाब के कारण इसमें डिवीजन होगा, जब ये कन्वर्ट होंगे औसादी में, जब ये कन्वर्ट होंगे रूपांतरित में, तो इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। क्योंकि बाद में, ठीक है, टूट फूट की प्रक्रिया एक समय काल की प्रक्रिया है, धीरे धीरे टूटन होगा, उसका अपक्षय हो गया, अपवर्तन होगा, तो उसमें जीवाश्म की उपस्थिति पाई जाती है, ठीक। लेकिन आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो आग्नेय चट्टानें, ठीक है, या जो बाहर लावा निकलता है वो कितना गाढ़ा रहेगा, कितना हल्का रहेगा, ये सिलिका की उपस्थिति के अनुसार पता चलता है। सिलिका डिसाइड करती है कि भैया मैग्मा का नेचर कैसा होगा, लावा का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो सिलिका की मात्रा प्रोपोर्शनल होती है पदार्थ के गलनांक के ऊपर और उसके गाढ़ेपन के ऊपर, ठीक है। सिलिका की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी मैग्मा उतना गाढ़ा होगा, जितनी कम होगी मैग्मा उतना हल्का होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर गाढ़ा और हल्का से क्या मतलब है, तो भैया देखो गाढ़ा और हल्का से मतलब ये है, जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि सिलिका जितनी ज़्यादा होगी, ओके, मैग्मा जो आपका है उतना ही आपका क्या होगा, गाढ़ापन होगा। तो गाढ़ा होगा तो सपोज कि जैसे मान लो कि ये अर्थ है, यहाँ से ब्रेक हुआ और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो बहुत दूर तक नहीं फैल पाएगी,
बहुत दूर तक नहीं फैल पाएगी। ओके, ज्वालामुखी उद्भव। लेकिन अगर हल्का है तो इसका फैलाव क्या होगा, इसका फैलाव थोड़ा दूर तक होगा। फैलाव क्या है, थोड़ा दूर तक होगा। ओके, तो इससे जो नेचर है सेलों का वो पता आप समझ जाओगे कि भैया जिसका फैलाव थोड़ा दूर तक है मतलब थोड़ा मैग्मा उसका हल्का रहा होगा। ओके, ये बात हम लोग समझ गए। अब इसके बाद से अच्छा, इसी के लिए हम लोग आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो उसका उद्भव है वो आग्नेय चट्टानों का ही उद्भव होता है, इसी कारण उसको अब आता है कि इसे भैया कुछ आग्नेय चट्टानों के नाम बता दो। तो अगर आग्नेय चट्टानों का नाम देखना है तो ध्यान देना है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, ये सब आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। एक दो नाम लिख देता हूँ, बाकी नाम मैंने अभी बोला है तो जस्ट कोशिश करिए आप लोग तैयार करिए। ओके, ग्रीन पे ले लेता हूँ। तो ग्रेनाइट दिख रहा है, ठीक है, ग्रेनाइट। बाद में नहीं दिखेगा तो यार मुझे दिक्कत हो जाएगी। ओके, ग्रेनाइट है पहला। अगला है आपका पैगमेटाइट या पैगमाटाइट। ओके, डायोराइट, डायोराइट। नेक्स्ट आपका है गैब्रो, ग्रेबो नहीं गैब्रो। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है इसके। ये उनके जमाव के आधार पर क्या होता है आग्नेय चट्टानों का नाम है। ओके, अब हम लोग अवसादी चट्टानों पे आएंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का भाई उद्भव इसका कैसे है कि आग्नेय चट्टानों के क्षरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनका जमा होता है और इस तरीके से इनका परत दर परत इनका निर्माण होता है। इसी कारण इसको हम लोग परत, ठीक है, परतदार चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि ये परतदार होती है। इनमें आपको लेयर्स देखने को मिलेंगे भाई कि इस तरीके से इसमें आपको इनमें लेयर्स देखने को मिलते हैं। ओके, यानी धीरे धीरे एक एक लेयर का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, धीरे धीरे ये ऊपर पड़ रही है। ओके, तो ये हो गया परतदार चट्टानें होती हैं। परतदार चट्टानें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि इनमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाएंगे, यानी इसमें जीवाश्म की मौजूदगी होती है। कल को आपसे पूछे भाई कि अवसादी चट्टानों का भैया कुछ हमको एग्जाम्पल बताओ, कौन क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो जो बलुआ पत्थर है आपका, सिल्ट है आपका, ये सब आपके अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लोग दिमाग में रखो, कांग्लोमरेट, सिल्ट, ओके, सिल्ट, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चिका मिट्टी, ये सारा आपका एग्जाम्पल है अवसादी चट्टान का। ये सारा एग्जाम्पल आपका अवसादी चट्टान का। अब कायांतरित चट्टान, अगला क्या है, कायांतरित चट्टान बस रासायनिक क्रियाओं के परिणाम यानी रासायनिक कारणों से क्या होता है कि जब आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से क्या होता है इनका निर्माण होता है। मतलब अगर आग्नेय और अवसादी चट्टानों में रासायनिक क्रिया के कारण टूटन होता है, अपक्षयपर्दन होता है, तो उससे कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यानी इसके पीछे क्या है, इसके पीछे रासायनिक क्रियाएं जिम्मेदार होती हैं, रासायनिक क्रिया जिम्मेदार होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे संगमरमर, स्लेट, ओके, सिस्ट, संगमरमर, स्लेट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, ये सारे आपके कायांतरित के एग्जांपल्स होते हैं। अब देखो कुछ कन्वर्टेड जो कायांतरित एग्जांपल हैं वो आपको पेपर में आ जाते हैं, तो हम लोग एक बार उनको समझ लेते हैं भाई कि वो कौन कौन से एग्जांपल हैं जो पेपर में आ जाते हैं। तो देखो कायांतरित में आप बलुआ पत्थर का नाम अभी ऊपर हमने पढ़ा, बलुआ पत्थर क्या है, एक अवसादी चट्टान है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर रासायनिक कारणों से किस में कन्वर्ट होती है, बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर आपका कन्वर्ट होती है क्वार्टजाइट में, क्वार्टजाइट में कन्वर्ट होती है। ओके, चूना पत्थर अभी हमने ऊपर देखा है, चूना पत्थर, चूना पत्थर आपका मार्बल यानी संगमरमर में कन्वर्ट होता है। सेल आपका जो होता है वो स्लेट में कन्वर्ट होता है, स्लेट जो आता है वो आपका फाइलाइट में कन्वर्ट होता है, कोयला आपका डायमंड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, परिवर्तन होती है। तो ये आपका हो गया आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। इससे ज़्यादा आपके इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, कितना घंटा टाइम हो गया, 40 मिनट। ओके, हमारा तीसरा टॉपिक होगा आपका, वो है आपका वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। तो थर्ड टॉपिक अपना देखते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, थोड़ा एक मैं फोटो मुझे लगाना होगा रिंग ऑफ फायर का, तो एक सेकंड टाइम दीजिएगा मुझे। अब देखिए ज्वालामुखी
इसको देखते देखो, आपको ये फिगर फोटो में रिंग ऑफ फायर में रिवाइज दिख रहा होगा, अगर ध्यान से आप फोटो देखोगे, ये पैसिफिक सी में आपको ये देखने को मिलता है, पैसिफिक प्लेट पे रिंग ऑफ फायर, चूंकि ये प्लेटों के ज्वाइंट वाला हिस्सा है, ठीक। अब इसका मतलब क्या ना, यहां पे सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक जो अर्थक्वेक आता है, यानी जो भूकंप सर्वाधिक आता है, वो आपको कहां देखने को मिलता है, वो आपको इसी रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट पे देखने को मिलता है। और इसी रिंग ऑफ फायर वाले बेल्ट पे आपको सबसे ज्यादा वॉल्केनो की घटनाएं देखने को मिलते हैं, यानी ज्वालामुखी की भी घटनाएं आपको सर्वाधिक यहीं देखने को मिलती है। ओके, तो रिंग ऑफ फायर का संबंध आप लोग समझ गए, रिंग ऑफ फायर पे क्वेश्चन बन के आता है, ठीक। थोड़ा इस फोटोज को देख लोगे तो दिमाग में यहाँ पे देखो, मतलब बता रहा है भाई कि किस किस प्लेट का, तो देखो यहाँ पे नाच का प्लेट है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना रहेगा, बस एक बार दिमाग में फोटो दिमाग रखना है। पेपर में आपको तो बस रिंग ऑफ फायर पे इतना ही क्वेश्चन पूछ के आया हुआ है कि भूकंप और ज्वालामुखी की सर्वाधिक प्रवृत्ता कहाँ देखी जाती है, तो रिंग ऑफ फायर में ये आंसर था। ये पेपर में इतना ही क्वेश्चन केवल आपका बन गया हुआ है, ठीक। अब हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब रिंग ऑफ फायर में कौन कौन सी प्लेट्स आती हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बनाएगा अगर इससे, तो उन प्लेट्स के ऊपर आ सकता है कि भाई कि ये प्लेट्स का संबंध है, ठीक है। तो एक बार मैं यही कहूँगा कि एक बार थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को देख लेना होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा करूँगा डिलीट ताकि हमारे पास आ जाए स्पेस। देखो, ज्वालामुखी के ऊपर मैंने बताया कि भाई कि नॉर्मली आपकी इसके नेचर के ऊपर कि ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी है, सक्रिय है, प्रक्षुब्ध है या शांत है, इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन बन के आया है। तो यानी पहला क्वेश्चन क्या बन गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है, वॉल्केनो है, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या पूछा हुआ है भैया, ठीक है, कौन सी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा कौन सी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, ये ओ है, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश को लेके मैं खस्ता हूं, तो कुछ गलतियां होंगी तो आप लोग माफ करिएगा उसको, ठीक है। तीसरा आपका मृत ज्वालामुखी है, मैं नोट में अपने लिख के आता हूं इंग्लिश ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, ये मृत ज्वालामुखी है। ओके, तो ये आप लोग एग्जांपल्स दिमाग में अपने रखना है। मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि कभी भी आपको चेन टाइप की चीज तैयार करनी एग्जांपल में, कि ये इस रेखा पे कौन से देश पड़ते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कौन सी है, तो आप शॉर्ट्स का कुछ इस्तेमाल करो, कुछ वहां से ट्रिक्स देखने की कोशिश करो। जैसे देखो अभी मैं आपके सामने, ठीक है, कुछ ट्रिक्स लेके आया हूं। जैसे एक्टिव ज्वालामुखी का जो ट्रिक है, ठीक है, पहले हम लोग एक्टिव ज्वालामुखी का जो ट्रिक है वो देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो एक बार ट्रिक्स मुझे नोट कर लेने दीजिए। चलिए ठीक है। तो देखो, जो आपका सबसे पहले जो आपका एक्टिव ज्वालामुखी है, इसका जो ट्रिक है, जो सूत्र है वो है, आप, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मोना से कोई एस करे, मोना से कोई एस करे, ठीक है। ये ट्रिक मैंने देखो, मैं इतना महारत हासिल नहीं कि भाई कि मैं ट्रिक खुद, जब आराम से काम चल जा रहा है, लोगों ने मेहनत किया है, तो मेरा ये कि यार वहाँ से काम कर लें। तो देखो, ये आपका एक्टिव ज्वालामुखी का ट्रिक है, ठीक है, कि ये एक्टिव ज्वालामुखी है। जैसे अब यहाँ पे हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। जैसे यहाँ पे मोना जो मीनिंग है, इसका संबंध आपकी किससे है, हवाई द्वीप के मोना लाओ ज्वालामुखी से है, मोना लाओ वॉल्केनो से संबंध है आपका, ठीक है। ये कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप, ओके। मोना से कोई ऐस करे, ये आपका कहाँ पे है, हवाई द्वीप पे स्थित है। तो इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ओके। अब से मतलब क्या है, तो इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो है जिसका नाम है, ध्यान देना, सेमेरू। सेमेरू कहाँ पे है, इंडोनेशिया की ये वॉल्केनो है, इंडोनेशिया की, ओके। ये दूसरी होगी। अब को से मतलब ध्यान देना क्या है, को से आपका मतलब होता है कोटोपैक्सी, ध्यान देना, को से आपका हो गया कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी आपकी कहां पे है, इक्वाडोर, इक्वाडोर। ई से जो यहां पे है, या ध्यान देना, उसका नाम है इरेवस, अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा, इरेवस वॉल्केनो। ये कहां पे देखने को मिलेगा, आपके अंटार्कटिका में
अब एस, तो ए से आपका मतलब हो गया, ध्यान देना है, ठीक है, आपका हो गया ए से, ठीक है, इटली की एक ज्वालामुखी है एटना, ध्यान देना, ओके, एटना, एटना इटली की। स से आपका आधा स से स्ट्राम्बोली, ओके, स्ट्राम्बोली, हमको पता है कि स्ट्राम्बोली भी कहाँ पे है, इटली में ही है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ के नाम से जानते हैं। कहाँ का प्रकाश स्तंभ? क्या इसको भूमध्य सागर का ही प्रकाश स्तंभ कहते हैं या किसी और का प्रकाश स्तंभ? तो स्ट्राम्बोली के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे XYZ का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? ये यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं, ठीक है, स्ट्राम्बोली को कहते हैं। तो ये आपका हो गया। करे से, यहाँ पे करे साइलेंट है, करे का कोई मतलब नहीं है, ठीक, इस ट्रिक में। तो हमको क्या क्या पता चल गया पहले भैया कि मोना लावो, ठीक है, मोना से मोना लावो, से सेमेरू, को से कोटोपैक्सी, ई से इरेवश, ए से एटना, स से स्ट्राम्बोली, ये सारी हमारी एक्टिव ज्वालामुखियां हैं। कहाँ कहाँ पे इनका स्थान है ये हमको पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ठीक है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ओके। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का जो ट्रिक है वो है बम फ्यूज हो गया काका, ठीक है, थोड़ा सा कि बीचों बीच लिखना जरूरी होता है। बम फ्यूज हो गया काका, फ्यूज हो गया काका। दो फैक्चुअली क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए मेरी भी मजबूरी है कि आपको इस तरीके से कराना, ठीक है। अभी हम लोग क्योंकि प्री ओरिएंटेड है, प्री में फैक्ट्स याद करना है, तो वो आपकी भी मजबूरी, हमारी भी मजबूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे बम में जो ब है या व है, बम को वम अगर समझ लो, ब और व में बहुत मेजर अंतर नहीं है, पेट फाड़ा है तो ब, नहीं तो व, ठीक। अब देखो ब से आपको विशु आपको समझना है, ठीक है, विशुवियस, हाँ विशुवियस, इटली का, ओके। म से आपको दिमाग रखना है आपका मेपाना, फिलीपींस का। फ्यूज से दिमाग रखना है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ओके, फ्यूजियामा हो गया। और आपका यहाँ पे काका, काका का मतलब यहाँ पे क्या है? क्राका टोआ है, क्राकाटोआ है, ओके, क्राकाटोआ है। गया का इसमें कोई मतलब नहीं है, गया का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो यानी यहाँ पे हमको प्रक्षुब्ध ज्वालामुखियाँ कौन कौन सी हैं? तो विशुवियस, मेपाना, फ्यूजियामा और क्राकाटोआ, ठीक है। अब यहाँ पे शांत ज्वालामुखी अगर हम लोग देखेंगे, ये देखो, ये सारा ट्रिक मैंने फिर से बोल दूँ, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो ये ट्रिक आपको मिल जाएगा। मैंने किसी ना किसी यूट्यूबर से या टीचर से ये उन्हीं का नोट करके मैं बता रहा हूँ, ओके। मेरा अपना कोई ट्रिक नहीं भैया, मेरा मसाला नहीं है, दूसरे का मसाला है, ठीक है। पापा देवकी को शांत करो। और आपका दुर्भाग्य कहो, सौभाग्य कहो, यार पेपर भी इसी तरीके से आ रहा है, और आता है, आज नहीं आ रहा है, हमेशा आता है, ठीक। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे शांत करो का मतलब, यहाँ पे शांत करो जो टर्म्स है, ठीक है, ये बता रहा है शांत ज्वालामुखी, ये शांत ज्वालामुखी के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे पापा का मतलब क्या है? ठीक है, तो पापा का मतलब हो गया आपका म्यांमार का आपका पोपा ज्वालामुखी, पोपा वॉल्केनो, कहाँ का? म्यांमार का। इसके बाद से आपका देव से आप समझ जाओ देवबंद ईरान वाला, देवबंद ईरान वाला। यहाँ पे की है, की से समझ जाओ किलीमंजारो तंजानिया का, किलीमंजारो, किलीमंजारो कहाँ पे है? तंजानिया का, ओके। और को से आपका हो गया को सुल्तान, को सुल्तान कहाँ पे? ईरान में, को सुल्तान ईरान। अब मैं आपको दिखा दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन यही आए हैं अभी हमारे पास, ठीक है। अब देखो भैया, आपका जो नेक्स्ट है ना, और नेक्स्ट आपका क्या है? भूकंप, एक टॉपिक है। भूकंप से मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यही बता देता हूँ भूकंप के। देखो भूकंप के बारे में नॉर्मली कि भूकंप की तीव्रता का मापन किसे कहते हैं, भूकंप के परिमाण का मापन किसे कहते हैं, ये सब क्वेश्चन बन के आता है। हमको पता है कि भूकंप में 3 वेव्स होती हैं, PS, चलो इसको कल ही कराता हूँ, ठीक है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट नहीं 10 मिनट लगेगा,
भूकंप कल करा दूंगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में निपटाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, 50 मिनट की क्लास हो गई है, चूंकि रमन सर का निर्देश है कि 50 मिनट टू 1 आवर मैक्सिमम क्लास होनी चाहिए, ठीक। तो उनका मिनिमम वाला आज पकड़ के खत्म कर देते हैं 50 मिनट। तो जय हिंद, जय भारत।